सिंस कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खोजें एकदम अचानक हो जाती हैं। सोचिए, ये 1850 का दशक है और ब्रिटिश इंजीनियर कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। उन्हें पटरियों के नीचे रखने के लिए कुछ मजबूत चाहिए था, जिसे बैलास्ट कहते हैं। स्थानीय मजदूरों ने उन्हें पास के एक टीले के बारे में बताया, जो पुराने सख्त पकी हुई ईंटों से भरा हुआ था। ये उन्हें एकदम सही और सस्ता समाधान लगा। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, हजारों हजारों पुरानी ईंटें निकाल लीं, बिना ये जाने कि वे एक शानदार भूली बिसरी नगरी के अवशेषों को तोड़ रहे हैं। उन्हें लगा कि वे सिर्फ पुराने मलबे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में वे एक ऐसी सभ्यता की नींव की ईंटें उठा रहे थे जो 4000 साल से खामोश थी। यह एक जबरदस्त याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर हमारे पैरों के नीचे दफन होता है, बस सही वक्त का इंतजार करता है खुद को दिखाने के लिए। ईंटों की यह खुदाई सालों तक चलती रही, एक अनमोल विरासत की चुपचाप बर्बादी होती रही। 20वीं सदी के 20वें दशक तक किसी को भी इस जगह, जिसे स्थानीय लोग हड़प्पा कहते थे, की असली अहमियत का अंदाजा नहीं था। एक भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने यहां औपचारिक खुदाई शुरू की, और जो उन्होंने पाया वह हैरान कर देने वाला था। उन्हें सिर्फ और ईंटें नहीं मिली, एक सुनियोजित शहर मिला जिसमें गलियां जाल की तरह बिछी थीं, शानदार ड्रेनेज सिस्टम था, और ऐसे अवशेष मिले जो एक अत्यंत विकसित संस्कृति की कहानी कहते हैं। ये जैसे एक टाइम कैप्सूल खोलने जैसा था। अचानक भारत का इतिहास हजारों साल पीछे चला गया। ये खोज सिर्फ एक पुराना शहर ढूंढने की बात नहीं थी, ये मानवता की कहानी का एक नया अध्याय खोजने की बात थी, एक ऐसा अध्याय जो हम सबके लिए गर्व और आश्चर्य से भरा है। लगभग इसी समय एक और पुरातत्वविद R.D. बनर्जी सैकड़ों मील दूर एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे, एक जगह जिसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है, यानी मृतकों का टीला। स्तूप की खुदाई के दौरान उन्हें अजीब सीलें मिलीं जिन पर जानवरों की आकृतियां और एक अनजानी लिपि खुदी थी। ये सीलें हड़प्पा में मिली सीलों से काफी मिलती जुलती थीं। ये कनेक्शन साफ था। अब यह स्पष्ट हो गया कि ये दो अलग अलग बस्तियां नहीं थीं, बल्कि एक ही विशाल सभ्यता का हिस्सा थीं, जो सबकी कल्पना से कहीं पहले विकसित हो चुकी थी। ये खोज जैसे किसी जादू से कम नहीं थी, जैसे किसी विशाल पहेली के दो टुकड़े मिल गए हों और हमारे अतीत की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा भव्य और जटिल हो गई हो। इस खोज की कहानी हमें एक जरूरी सबक देती है, सम्मान और जिज्ञासा का। रेलवे इंजीनियरों को सिर्फ ईंटें दिखीं, लेकिन पुरातत्वविदों ने एक कहानी देखी। उन्होंने लोगों की जिंदगियां, उनकी प्रतिभा और उनका जज्बा देखा। यह हमें याद दिलाता है कि हमें सतह के नीचे झांकना चाहिए। हर पुराना टीला, हर टूटा हुआ बर्तन, हर पुरानी दीवार की अपनी आवाज होती है। हमारा काम है उन आवाजों को सुनना, उनसे सीखना और अतीत की इन फुसफुसाहटों की रक्षा करना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एक चेतावनी थी, एक ऐसा लम्हा जिसने भारत और दुनिया को बताया कि हमारी जड़ें जितनी गहरी और मजबूत हैं, उतना हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये एक विरासत है जिससे मुझे अपार गर्व और इसकी कहानी साझा करने की जिम्मेदारी महसूस होती है। ये जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो ये कोई छोटी या अलग थलग पड़ी रियासत की बात नहीं है। हम एक विशाल दुनिया की बात कर रहे हैं जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से बड़ी थी। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो उत्तर में हिमालय की बर्फीली तलहटी से लेकर दक्षिण में अरब सागर के तट तक, पश्चिम में आज के ईरान की सरहदों से लेकर पूरब में दिल्ली तक फैली थी। ये एक बहुत बड़ा इलाका था जिसमें आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जाहिर है पश्चिमी भारत का बड़ा हिस्सा शामिल था। 1000 से भी ज्यादा शहर, कस्बे और गांव मिले हैं जो आपस में व्यापार, संस्कृति और एक साझा जीवन शैली से जुड़े हुए थे। इतनी विशाल दुनिया को बिना आज की तकनीक के संभालना वाकई हैरान करने वाला है। इस महान सभ्यता को, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, बहुत लंबे समय तक फलने फूलने का मौका मिला।
पुरातत्वविद मानते हैं कि इसकी कहानी लगभग 3300 ईसा पूर्व शुरू हुई और सदियों तक यह विकसित होती रही। इसका सबसे सुनहरा दौर, जिसे मैच्योर हड़प्पन कहा जाता है, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रहा। 700 साल तक ये शहर नवाचार और संस्कृति के केंद्र बने रहे। जरा सोचिए, ये समयावधि मुगल साम्राज्य के पूरे शासनकाल से भी लंबी है। ये कोई अस्थाई बस्तियां नहीं थीं, ये स्थायी समृद्ध शहरी केंद्र थे जो सदियों को टिके रहे। और इन्होंने ऐसी विरासत बनाई जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा में बसी हुई है। हड़प्पा, पंजाब और मोहनजोदड़ो सिंध जैसे बड़े स्थलों की खोज तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे पुरातत्वविदों ने खोज जारी रखी, और भी अद्भुत स्थल सामने आए। गुजरात में लोथल मिला, एक बंदरगाह शहर जिसमें विशाल डॉकयार्ड था, जिससे समुद्री व्यापार में उनकी महारत साबित होती है। वहीं धोलावीरा मिला, जिसमें शानदार जल प्रबंधन प्रणाली और विशाल जलाशय थे। राजस्थान में कालीबंगा मिला, जिसका मतलब है काले चूड़े, जहां दुनिया का सबसे पुराना हल चलाया हुआ खेत मिला। हर स्थल हमारी समझ में एक नया आयाम जोड़ता है। यह दिखाता है कि यह कोई एक समान साम्राज्य नहीं था, बल्कि विविध लेकिन जुड़े हुए समुदायों का जाल था, जिनकी अपनी अपनी खासियत और योगदान था। इस सभ्यता को खास बनाता है इसका इतना बड़े इलाके में एक जैसा होना। चाहे आप पंजाब के किसी शहर में हों या गुजरात के कस्बे में, आपको एक जैसी मिट्टी की चीजें, एक जैसे आकार की ईंटें और वही रस्में सीले मिलेंगी। ये एक अद्वितीय संवाद, समन्वय और साझा सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। ये कोई युद्धप्रिय राजाओं की भूमि नहीं थी जो अपने लिए बड़े बड़े महल या स्मारक बनवा रहे हो, बल्कि ये ऐसे संगठित शांतिप्रिय लोगों की भूमि थी जो व्यापार, शिल्प और साफ सुथरे जीवन पर जोर देते थे। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने नागरिकों के लिए बनी थी, एक ऐसा सिद्धांत जो आज भी बहुत आधुनिक और प्रेरणादायक लगता है। पर हर महान सभ्यता के केंद्र में एक जीवनदायिनी नदी होती है, और हड़प्पा वालों के लिए वो नदी थी शक्तिशाली सिंधु। जैसे मिस्रियों के लिए नील नदी थी, वैसे ही सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे घग्गर, हकरा उनकी जिंदगी की रीढ़ थीं। हर साल नदियां बाढ़ लाती थीं और उपजाऊ मिट्टी पूरे मैदान में फैला देती थीं। ये प्राकृतिक तोहफा जमीन को बेहद उपजाऊ बना देता था। हड़प्पा वालों को खाने पीने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था। नदी ने उन्हें शानदार हालात दिए थे। ये अन्न की भरमार ही थी जिस पर उन्होंने अपने भव्य भव्य शहर और जटिल समाज की नींव रखी। नदी उनकी मां थी जिसने उन्हें पोषित किया और उनकी संस्कृति को खिलने दिया। ये एक सच्चाई है, जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में रहते हैं तो फलते फूलते हैं। हड़प्पा वाले कुशल और समझदार किसान थे। कालीबंगा में हल चलाए गए खेत की खोज से पता चलता है कि वे मिट्टी को बोने के लिए तैयार करना जानते थे। उन्होंने अपने बड़े जनसंख्या के लिए कई तरह की फसलें उगाईं। गेहूं और जौ उनके भोजन का मुख्य हिस्सा थे। वे मटर, तिल, खजूर और सरसों भी उगाते थे। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी कृषि उपलब्धि थी कपास की खेती। वे दुनिया के पहले लोगों में से थे जिन्होंने कपास को काटकर सूत काता और कपड़ा बुना, जो हजारों साल से भारतीय पहचान का हिस्सा रहा है। उनकी खेती सिर्फ गुजारे के लिए नहीं थी, ये कि एक जिसने उनकी अर्थव्यवस्था को ताकत दी और उन्हें दुनिया से जोड़ा। अनाज की भरमार ने सिर्फ सबको पेट भरने का मौका नहीं दिया, बल्कि लोगों को दूसरी पेशे अपनाने की आजादी दी। जब आपको अगला खाना कहां से मिलेगा, इसकी चिंता नहीं रहती, तो आप कारीगर, व्यापारी, कुम्हार या कलाकार बन सकते हैं। यही कृषि समृद्धि उनके शहरी क्रांति का इंजन थी। इसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों की आबादी को सहारा दिया, जहां लोग तरह तरह के खास पेशों में लगे थे। इन शहरों में मिले विशाल अनाज भंडार उनकी अद्भुत संगठन क्षमता और भविष्य की योजना का सबूत है। समाज की भलाई के लिए अच्छे और बुरे वक्त दोनों में उन्होंने कई तरह के जानवरों को भी पाल रखा था जो उनकी जिंदगी में अहम थे। उनके पास मवेशी थे जो शायद
हल चलाने में मदद करते थे और दूध मांस देते थे। कुबड़ वाला बैल जो उनकी सीलों पर अक्सर दिखता है, शायद उनके लिए बहुत खास था, शायद पूजनीय भी। वे भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी भी पालते थे। ये जानवर सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों के साथी और उनकी संस्कृति का हिस्सा थे। हड़प्पा वालों, उनकी जमीन और उनके जानवरों के बीच का रिश्ता संतुलन और आपसी निर्भरता का था, जिसने एक आत्मनिर्भर और मजबूत समाज बनाया जो सदियों तक फला फूला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात है उनका अद्भुत शहरी नियोजन। ये वो शहर नहीं थे जो यूं ही धीरे धीरे फैल गए हों। इन्हें बड़ी सोच और इंजीनियरिंग की सटीकता से बसाया गया था। गलियां एकदम सीधी उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम में बिछी थीं, एक दूसरे को सीधी काटती हुई। इस सलीके से बने नक्शे की वजह से शहर साफ सुथरे आयताकार हिस्सों में बंटे थे। इससे शहर में घूमना आसान था और मुख्य रास्तों में ताजी हवा बहती रहती थी, जिससे पूरा शहर हवादार रहता था। यहां तक कि गलियों की चौड़ाई भी तयशुदा थी। 5000 साल पहले इस स्तर की योजना वाकई दिमाग हिला देने वाली बात है, और यह हमें नागरिक अनुशासन की मिसाल देता है। इन शहरों की सबसे अनोखी चीज थी उनकी क्रांतिकारी सफाई व्यवस्था। हर घर, चाहे बड़ा हो या छोटा, में अपना बाथरूम और पूरे शहर से जुड़ा ड्रेनेज सिस्टम था। ये सिर्फ खुले नाले नहीं थे, ये ढंके हुए नाले थे जो सड़कों के किनारे किनारे चलते थे। ये नाले पकी हुई ईंटों से बने थे, जिनमें सफाई के लिए जगह जगह इंस्पेक्शन होल और मैनहोल थे। घरों से निकलने वाला गंदा पानी छोटे नालों में जाता, जो फिर बड़े नालों में मिल जाता, और ये मुख्य सड़कों के नीचे से बहते थे। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर लोग आदिम हालात में रह रहे थे, तब यहां भूमिगत सीवेज सिस्टम था। ये उनकी गहरी समझ और सफाई के प्रति जागरूकता का सबूत है। इस सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। ये एक विशाल आयताकार तालाब था, खूबसूरत पकी ईंटों से बना, जिसे बिटुमेन नामक प्राकृतिक तार से वाटरप्रूफ किया गया था। इसके चारों ओर खंभों की कतार थी और दोनों तरफ से पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। बाथ के पास कई छोटे कमरे थे जो शायद कपड़े बदलने के लिए थे। ये कोई आम नहाने का तालाब नहीं था। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों और शुद्धिकरण के लिए होता था। ग्रेट बाथ उनकी सफाई, शारीरिक और मानसिक पर जोर और उनकी शानदार निर्माण क्षमता का प्रतीक है, साथ ही उनके सामाजिक जीवन का केंद्र भी। हड़प्पा वाले मानक आकार की चीजें बनाने में भी माहिर थे। वे एक जैसी ऊंची ताप पर पकी ईंटें बड़ी तादाद में बनाते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन ईंटों का आकार पूरे इलाके में एक जैसा था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1। इससे निर्माण तेज, मजबूत और टिकाऊ बनता था। ज्यादातर घरों के बीच में खुला आंगन होता था, जिससे रोशनी और हवा मिलती थी। ज्यादातर घर 2 या 3 मंजिला थे। आम लोगों के लिए इतने व्यावहारिक, टिकाऊ और सुविधाजनक घर बनाना, न कि राजाओं के लिए भव्य महल, ये बताता है कि यह समाज अपने हर नागरिक की अच्छी जिंदगी को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। हड़प्पन सभ्यता कोई अलग थलग दुनिया नहीं थी, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। उनके शहरों में हमेशा हलचल रहती थी और उनके व्यापारी निपुण उद्यमी थे जो दूरदराज की भूमियों तक अपने व्यापारिक संबंध बना लेते थे। हड़प्पन मोहरों का मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, मैन मिलना और मेसोपोटामियन ग्रंथों में एक व्यापारी साथी मेलुहा का उल्लेख होना, जिसे अधिकांश विशेषज्ञ इंदुसघती ही मानते हैं, इस विशाल व्यापार जाल का स्पष्ट प्रमाण है। वे अपना माल स्थल मार्ग से अफगानिस्तान और ईरान के कठिन गतियों के रास्ते और समुद्र मार्ग से भी भेजते थे। गुजरात का बंदरगाह शहर लोथल, जिसका विशाल मानव निर्मित डॉकयार्ड है, उनके समुद्री पर
सोचिए उनके जहाजों को जो माल से लड़े हुए 5,000 साल पहले अरेबियन सी में सफर कर रहे थे, ये कितना प्रेरणादायक है। अब सवाल उठता है वे क्या व्यापार करते थे। उनका एक सबसे कीमती निर्यात था कॉटन, यानी कि कपास। कपास की खेती और वस्त्र निर्माण में वे अग्रणी थे और उनका बरीक कॉटन का कपड़ा अन्य देशों में बहुत मंग में रहा होगा। कल्पना कीजिए इंडस गति की नरम आरामदायक वस्त्र मेसोपोटामिया के बाजारों में एक शाही वस्तु के रूप में बिक रहे हैं। वस्त्रों के अलावा वे लकड़ी, हाथी दांत, मोती और आधा मूल्य पत्थरों जैसे लपिस लाजुली, कर्नीलियन और टर्क्वाइज का भी व्यापार करते थे। ये कच्चा माल उनके विशाल क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से आता था, जिसे उनके कुशल शिल्पकार सुंदर वस्तुओं में बदलकर बाहर भेजते थे। उनकी अर्थव्यवस्था सक्रिय थी, जो प्राकृतिक संपाड़ा और मानव कौशल की मजबूत बुनियाद पर टिकी थी। व्यापार को ईमानदारी और प्रभावित बनाने के लिए हड़प्पन लोगों ने एक बहुत ही विकसित तोलन और मापन प्रणाली का विकास किया था। पुरातत्वविदों को चेट नामक कठोर पत्थर से बने अनेक प्रकार के घनाकर वाजन मेले ये वाजन छोटे मापों के लिए बाइनरी सिस्टम और बड़े मापों के लिए डेसिमल सिस्टम पर आधारित हैं और हर शहर में एक जैसे हैं। इस स्टैंडर्डाइजेशन ने हड़प्पा और मोहनजोदारो के व्यापारियों के बीच विश्वास और निष्पक्ष व्यापार को संभव बनाया। ये दिखाता है कि समाज में व्यवस्था, सूक्ष्मता और ईमानदारी को कितनी महत्व दी गई थी, और यही किसी भी सफल अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। इंडस घाटी की सबसे रहस्यमय और मशहूर वस्तुएं उनकी मोहरें हैं। हजारों छोटी चौरस मोहरें आमतौर पर स्टैचू से बनी हुई मिल चुकी हैं। हर मोहर पर किसी जानवर का चित्रा, जैसे कि यूनिकॉर्न, कुब्जा बैल, हाथी या बाघ, और एक अनोखी लिपि की पंक्ति होती है जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए। ये मोहरें संभवतः व्यापारियों द्वारा अपने माल पर लगाई जाती थी, बिल्कुल आज के लोगों या सिग्नेचर जैसे। एक मोहर लगा हुआ पैकेट उस माल की मिल्कियत और ये छोटी कला की महाकृतियां केवल सुंदर वस्तु नहीं दी, ये हड़प्पन व्यापार की मूलभूत उपकरण है, एक तेजी से चलने वाले संगठित आर्थिक जगत की निशानी दे। उनकी अभियांत्रिकी और व्यापार जितने प्रभावित करने वाले थे, उतना ही प्रेरणादायक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक भी है, जो हड़प्पन लोगों को हमारे लिए जिंदा कर देती है। वे केवल निर्माता और व्यापारी नहीं थे, बल्कि कलाकार, संगीतकार और परिवार और समुदाय को महत्व देने वाले लोग भी थे। उनका कला का स्वरूप भावी या भाव्य नहीं था, बल्कि गहरा और व्यक्तिगत था। सबसे मशहूर कला वस्तु है मोहनजोदारो से प्राप्त डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज मूर्ति। वो पतली, आत्मविश्वास से भरी, एक हाथ कमर पर और बाल जूदा में बंधे हुए। ये छोटी सी मूर्ति जिंदगी और गति से इतनी भरी हुई है कि लगता है जिससे उनकी समझ की आत्मा से सीधा संवाद हो रहा हो। ये दिखता है कि उनके समझ में नृत्य, संगीत और मानव रूप की खूबसूरती की बड़ी कदार थी। इंडस घाटी के बच्चों का बचपन भी शायद खुश और खिलखिलाहट से भरा था। पुरातत्वविदों को मिट्टी के खिलौनों की एक रंगीन वैरायटी मिली है, जो उनके मनोरंजन और खेल कूद की दुनिया का पता देती है। उनके पास छोटी मिट्टी की गाड़ियां थी, जिन्हें मिनिएचर बैल खींचते थे, बिल्कुल आज के टॉय कार्स की तरह। उनके पास पक्षी के आकार की सीती, कंचे और ऐसे बंदर भी थे जो डोरी पर फिसल सकते थे। उन्होंने बोर्ड गेम्स भी खेले, ऐसे खेलों के लिए ईंट पर बनाए गए ग्रिड भी मिले हैं। ये सरल खिलौने दिखाते हैं कि खेल का शौक एक सार्वभौमिक मनोवृत्ति है। सोचिए, हजारों साल पहले बच्चे अपने घरों के आंगन में इन खिलौनों के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ये तस्वीर कितनी सुखद है।
हड़प्पन लोग कुशल कुम्हार भी थे जो सुंदर और उपयोगी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनका बर्तन अक्सर जटिल जियोमेट्रिक डिजाइन या प्राकृति से प्रेरित आकृतियों जैसे पत्ते, मछली या मोर से सजा होता था। यह बर्तन केवल पानी या अनाज रखने के लिए नहीं था, बल्कि रोज की जिंदगी का एक कलात्मक अंग भी था। वह कर्निलियन, सोना, चांदी और अन्य आधा मूल्य पाथरों से शानदार गहने भी बनाते थे। पुरुष और महिला दोनों हार, कंगन और तवीज पहनना पसंद करते थे। खूबसूरती और शिल्प में उनकी रुचि दिखाती है कि वे केवल जी रहे थे, बल्कि अपनी कला और सृजन में हर्ष भी महसूस कर रहे थे। हमें उनके शहरों में महल या भव्य मंदिर नहीं मिलते, लेकिन शहरों की रचना में एक मजबूत सामुदायिक भावना दिखाई देती है। ग्रेट बाथ, बड़े अनाज के गोदाम और अच्छी तरह से रखे गए सार्वजनिक स्थल सभी मिलकर एक एकजुट समुदाय की ओर संकेत करते हैं। लोग एक दूसरे के करीब रहते थे और नालियों जैसे सार्वजनिक सुविधाओं को साझा करते थे। ये व्यक्ति विशेष के लिए भावी स्मारक की जगह सामुदायिक ढांचे पर जोर देता है, जो एक अधिक समन्वय और सहयोगी समझ का संकेत है। ऐसा लगता है कि वे सब मिलकर समुदाय के हित के लिए काम करते थे, सबके लिए साफ, सुरक्षित and a हड़प्पन लोगों की आध्यात्मिक दुनिया उनकी सभ्यता का सबसे रोमांचक और रहस्यमय पहलू है। क्योंकि हम उनकी लिपि नहीं पढ़ सकते, हमें उनके विश्वास को उनके छोड़े गए वस्तुओं से समझना पड़ता है। मिस्र या मेसोपोटामिया के लोगों की तरह वे बड़े मंदिर या अपने देवताओं की विशाल मूर्ति wan in tower mer den war albas wise ber था। उनकी धार्मिक परंपराएं शायद व्यक्तिगत थी या घर और सामुदायिक रिवाजों की केंद्रित थी। हमें इसके संकेत उनकी मोहरान, मिट्टी की मूर्तियों और ग्रेट बाथ जैसे संरचनाओं में सिरसाकू, Masmo Angel Miller Weir and Strass Oildry for everything that's so why side we're in for। ये बिल्कुल किसी जासूस की तरह है, कुछ निशब्द वस्तुओं के माध्यम से एक गहरी और जटिल आस्था को समझने की कोशिश करना, जिसमें हर वस्तु एक टुकड़ा है इस पहेली का। सबसे आम छवि जो मिलती है वो एक महिला देवी की है, जो अक्सर मिट्टी की मूर्तियों में दिखाई देती है। इन मूर्तियों को आमतौर पर मदर गॉडेसेस कहा जाता है, जो अक्सर भरी श्रृंगार और विशिष्ट सर की सजावट के साथ होती हैं। कई विद्वान मानते हैं हड़प्पन लोग एक शक्तिशाली मातृका देवी की पूजा करते थे, जो उर्वरकता, सृष्टि और प्रकृति की जीवनदायी शक्ति का प्रतीक थी। नारी तत्व के प्रति यह श्रद्धा भारत में आज भी शक्ति और अन्य देवी की पूजा में जिंदा है। ये छोटी मूर्तियां संकेत देती हैं कि पूजा व्यक्तिगत थी, शायद घर के अंदर ही होती थी, जिससे दिव्यता को परिवार के करीब रखा जा सके। उनके देवताओं में एक और महत्वपूर्ण छवि मोहनजोदड़ो की एक मशहूर मोहर पर मिलती है। इस पर एक बैठा हुआ व्यक्ति है, शायद 3 चेहरे वाला, सिंहधरित मुकुट पहने, और उसके चरों और हाथी, बाघ, गेंदा और भाइंस जैसे जानवर हैं। इस व्यक्ति को अक्सर शिवाया पाती जानवरों के स्वामी के रूप में देखा जाता है। उसका योग मुद्रा में बैठना और जानवरों के साथ संबंध हिंदू देवता शिवा से मिलता जुलता है। ये मोहर इंडस गति के विश्वास और भारत के बाद की धार्मिक परंपराओं के बीच एक रोमांचक कड़ी प्रस्तुत करती है, जो संकेत देती है कि हमारे कुछ प्राचीन धर्मों की जड़ यही इन प्राचीन शहरों में हो सकती है। हड़प्पन लोग प्रकृति पूजा भी करते थे। उनकी मोहरों पर सबसे आम
छावी जानवरों की हैं, चाहे वे असली हो या काल्पनिक। बैल, हाथी, बाघ और खासकर काल्पनिक यूनिकॉर्न बार बार दिखाई देते हैं। शायद ये जानवर पवित्र थे या अलग अलग कुलों या देवताओं के प्रतीक थे। पेड़, खासपा अर्सन, स्कर, पीपल का पेड़ भी उनकी कला में दिखते हैं और संभवतः पवित्र माने जाते थे। ये परंपरा आज भी भारत में जिंदा है। वे दफन भी करते थे अपने मरने वालों को कब्रों में बर्तन और अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं के साथ रखते थे, जो आत्मा के बाद के जीवन में विश्वास का संकेत है। उनकी आध्यात्मिक दुनिया प्रकृति, नारी तत्व और शक्तिशाली देवताओं की पूजा से बनी एक समृद्ध और रंगीन चादर है जो हमें आज भी आकर्षित और प्रेरित करती है। लगभग 2100 ईस्वी पूर्व, कई सदियों तक समृद्ध रहने के बाद, इंडस घाटी की महान नगरियां धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। उनका अंत अचानक या हिंसा से नहीं हुआ। हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कोई बड़ा युद्ध या आक्रमण उन्हें तबाह कर गया हो, बल्कि ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी जिसमें कई कारण शामिल थे। सबसे बड़ा कारण शायद जलवायु परिवर्तन था। मॉनसून के पैटर्न बदल गए होंगे, जिससे लंबी सुखाई हुई और खेती मुश्किल हो गई। इंडस और गग्गर हकरा जैसे जीवनदायी नदियां अपना रास्ता बदल गई या सूख गई, जिससे शहरों का पानी और उपजाऊ भूमि का आधार चला गया। यह पर्यावरणिक संकट धीरे धीरे कभी चहल पहल भरे शहरों की सांसें रोकने लगा। जब पर्यावरण बदला, समाज की बुनियाद हिल गई, कृषि में गिरावट से व्यापारिक जाल टूट गए, बड़े संगठित शहरों को चलाना मुश्किल हो गया। लोग शहरों को छोड़कर छोटी छोटी मंडालियों में पूरब और दक्षिण की ओर निकालने लगे, नए पानी के स्रोत और उपजाऊ भूमि की तलाश में। यह पुरातत्व के रिकॉर्ड में भी दिखाई देता है। बाद की बस्तियां छोटी, कम योजित और पूर्ण विकसित हड़प्पन शहरों की तुलना में साधारण हैं। ये महान सभ्यता बस खत्म नहीं हुई, ये डे अर्बनाइज हो गई। लोग बिखर गए, अपने कौशल, परंपराओं और विश्वासों को साथ लेकर उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में नए जीवन की बुनियाद डाल दी। इंडस घाटी के लोग पूरी तरह से गायब नहीं हुए। उनकी विरासत आज भी हमारी संस्कृति में गहराई से बसी हुई है। कपास की खेती और वस्त्र निर्माण में उनका अग्रणी योगदान हजारों सालों तक भारतीय अर्थव्यवस्था की राहदारी रहा। उनका नवप्रवर्तन और व्यापारिक सोच आज भी हमारे उद्यमी स्वभाव में झलकती है। उनका स्टैंडर्ड वेट्स का सिस्टम आज के मापन प्रणालियों का पूर्वजनक है। गांव में दिखने वाली बैलगाड़ी का डिजाइन भी उनके मिट्टी के खिलौनों जैसे है, जो 5000 साल पुराने हैं। उनका प्रभाव सूक्ष्म है पर गहरा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक निरंतर शंट उपस्थिति। हर हड़प्पा की ईंट, मोहनजोदारो की टूटी मोहर हमारे पुरखों का संदेश है। ये हमें एक शानदार अतीत की कहानी बताता है, एक ऐसे लोगों की जो महान अभियंत्री, संगठित नगर निर्माता, विश्व व्यापारी और प्रतिभाशील कलाकार थे। उनकी कहानी हमें गर्व से भर देती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देती है। ये सिखाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना कितना आवश्यक है और कि कितनी भी महान सभ्यता पर्यावरणिक बदलाव के सामने कितनी नाजुक हो सकती है। ये हमें उत्सुक बनाती है, अपनी इतिहास की गहराइयों में जाने की प्रेरणा देती है और अपने सांस्कृतिक मूलों को समझने की इच्छा जगाती है। उनके बारे में सीखकर हम अपने बारे में भी सीखते हैं। हम उनके अद्भुत विरासत के वारिस हैं
और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी कहानी को समझो, सुरक्षित रखें और पूरे विश्व तक पहुंचें।